नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का कार्यक्रम चर्चा है और मैं आपके साथ शकील साजिद। फिर से साइबर ठगी। जी हां, रायपुर में साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए ठगी के पैसों को इधर उधर करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार और मध्य प्रदेश के कई ठिकानों पर एक साथ शानदार छापेमारी की गई और 25 आरोपियों, मैं नाम आपके सामने लेना चाह रहा हूं, और रोहित पिरमानी, प्रवीण सोनी, युगल, अब्दुल हिदायत खान, शुभम नागवानी, दड़तारी दीप, पोषण ओझा, संभव यादव, मनीष सेन, योगेश यादव, पिता संतोष यादव, बनीश मेश्राम, अमलेश्वर, शांति इनक्लेव, प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र कुमार देशमुख, मनोज वर्मा, कृष्णा निषाद, प्रतीक कुमार श्रीवास, रुपेश सिन्हा, पवन सदानी, गोपी वर्मा, नारायण कोसरिया उर्फ गोलू, मनीष बुलानी, क्रिस्टोफर लॉरेंस, रवि वाधवानी आदि को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि यह गिरोह काफी वक्त से सक्रिय था और देश के अलग अलग राज्यों में साइबर ठगी के मामलों से जुड़ा हुआ था। आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग म्यूल बैंक अकाउंट चलाने वाले, फर्जी सिम कार्ड बेचने वाले, बिचौलिए और साइबर ठगों की मदद करने वाले एजेंट हैं। तस्दीक में यह भी सामने आया है कि इन बैंक खातों के जरिए करीब 174.5 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। हालांकि अभी तक 77.35 लाख रुपए की ठगी की रकम की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस के अनुसार इन खातों का इस्तेमाल केवल पैसे इधर उधर करने के लिए किया जाता था ताकि असली ठगों तक पुलिस ना पहुंच सके। आईजी ने यह भी बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में इन आरोपियों के खिलाफ कुल 1236 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। जांच के दौरान सामने आया कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कई बैंक अकाउंट खुले हुए। इन खातों को खोलने के लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। बैंक ट्रांजैक्शन, तकनीकी जांच और डिजिटल सबूतों के आधार पर नेटवर्क की पहचान की गई। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी अपने बैंक खाते किराए पर देते थे। ठगी की रकम आने पर वे 10 से 20% कमीशन काटकर बाकी पैसे आगे बेचते थे। इन म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप, क्रिप्टो निवेश, टेलीग्राम टास्क, ऑनलाइन गेमिंग और गूगल रिव्यू जैसे नामों से लोगों को ठगने में किया जाता था। आम लोगों को जल्दी मुनाफे का लालच देकर उसे पैसे ट्रांसफर कराए जाते थे। रायपुर एसएसपी लाल उमेश सिंह ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन में रायपुर रेंज साइबर थाना और अन्य यूनिट्स की कुल 8 टीमें एक साथ लगी हुई थी। अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई और पूछताछ के साथ साथ तकनीकी जांच की गई। इसी के आधार पर म्यूल अकाउंट चलाने वाले एजेंट्स और फर्जी सिम बेचने वालों को पकड़ा गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की रकम को समय रहते रोक लिया। यह पैसा वापस पीड़ितों को दिया जाएगा। पिछले 11 महीनों में पुलिस ने फर्स्ट लेयर खातों में करीब 7 करोड़ रुपए होल्ड कराए थे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिनमें से अब तक 4 करोड़ रुपए पीड़ितों को लौटाए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि बाकी रकम लौटाने की प्रक्रिया भी चल रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए आईजी अमरीश मिश्रा, एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह, पूरी की पूरी 8 टीमें बधाई के पात्र हैं। सलाम। इस पूरे मामले में अलग अलग बैंकों में खुले म्यूल अकाउंट से जुड़े केस दर्ज किए गए हैं। इंडसइंड बैंक की रायपुर शाखा में खुले खातों से 20.2 लाख रुपए की साइबर ठगी, जिसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक रायपुर में खुले खातों में 1.7 लाख रुपए की ठगी, 4 आरोपी गिरफ्तार। इसी तरह डीसीबी बैंक रायपुर में 3.6 लाख रुपए, आईडीबीआई में 6.42 लाख रुपए, यूको बैंक में 21.29 लाख रुपए और पंजाब नेशनल बैंक रायपुर में 23.95 लाख रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं। इन सभी मामलों में संबंधित थानों में केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इन लोगों की तलाश कर रही है जो इन आरोपियों से फर्जी सिम और बैंक अकाउंट खरीदते थे और सीधे तौर पर साइबर ठगी में इनकी मदद करते थे। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह नेटवर्क काफी बड़ा है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होंगी। साथ ही आम लोगों से अपील की है
वे किसी के लालच में आकर अपने बैंक खाते या सिम कार्ड किसी को न दे, क्योंकि ऐसा करना भी क्राइम की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ते हैं। बाली में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने अरावली पहाड़ी से जुड़े नियमों के विरोध में उपखंड अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले को लेकर है जिसमें अरावली की परिभाषा तय की है। संगठनों ने इस फैसले को पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक बताया है। संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब सिर्फ 100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। उनका मानना है कि यह फैसला अरावली की असली पहचान और उसकी प्रकृति के खिलाफ है। इससे कई पहाड़ियां अरावली के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जो सही नहीं है और बिल्कुल वाजिब नहीं है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखलाओं में एक है। यह पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है। अरावली से भूजल स्तर बना रहता है, जैव विविधता सुरक्षित रहती है और हवा की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। लेकिन आज अरावली क्षेत्र में अवैध खनन, अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और बेतरतीब निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। शासन प्रशासन की शय पर उनके संरक्षण में संगठनों ने कहा है कि 100 मीटर ऊंचाई की सीमा तय करने से छोटी पहाड़ियां और प्राकृतिक ढांचे संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। इससे खनन और निर्माण कार्यों को बढ़ावा मिलेगा, जिसका असर लंबे समय तक पर्यावरण पर पड़ेगा। उनका कहना है कि यह फैसला भविष्य में गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ज्ञापन के जरिए इन दलों ने सरकार से मांग की है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। संगठनों की अपील है कि अरावली की पूरी प्राकृतिक सीमा को संरक्षण दिया जाए, न कि केवल ऊंचाई के आधार पर सीमित किया जाए। इस मौके पर जिला महामंत्री हितेश माली, जोधपुर ब्रांच गौरक्षा प्रमुख लाला राम प्रजापत, जिला गौरक्षा प्रमुख प्रदम सिंह, जिलाध्यक्ष कमलेश माली, मदन पर्वत गोस्वामी, भारत निर्मल घांची, भरत राव, मदन, गजेंद्र घाजी, सुरेश घांची सहित कई लोग मौजूद रहे। बड़ी सही मांग है इनके और इसके लिए सबको एक साथ आवाज उठाकर अरावली पहाड़ियों को बचाना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण रोजगार से जुड़े एक नए विधेयक को मंजूरी दी है। इसके बाद सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब मनरेगा की भूमिका पहले जैसी नहीं रहेगी। नए कानून में रोजगार की गारंटी को अलग तरीके से देखा गया है, जिसमें मौजूदा व्यवस्था में बदलाव माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक मनरेगा को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। मजदूरी दर, काम मिलने की संख्या और 100 दिन के रोजगार की गारंटी कई राज्यों में पूरी नहीं हो पाई। कई जगह मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं होने और काम की कमी की शिकायतें सामने आई। सरकार का कहना है कि नई योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में ज्यादा काम और ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे। अब ये तो भविष्य में बताएगा कि ये होगा क्या है। इसमें रोजगार सिर्फ दिहाड़ी मजदूर तक सीमित नहीं रहेगा। गांव की जरूरतों के हिसाब से काम तय किए जाएंगे ताकि लोगों को अलग अलग तरह के काम मिल सके। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये नई योजना मनरेगा से बेहतर साबित होगी। उनके मुताबिक इससे लोगों की कमाई बढ़ेगी और काम के मौके ज्यादा होंगे। सरकार इसे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। नई व्यवस्था में सिर्फ मिट्टी का काम, अस्थायी काम नहीं होगा। इसमें कौशल से जुड़े काम, उत्पादन से जुड़े काम और स्थायी संपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे गांव में लंबे समय तक चलने वाले रोजगार तैयार होंगे। हालांकि इस नई योजना में मनरेगा जैसी साफ तौर पर 100 दिन की कानूनी गारंटी नजर नहीं आती और इसी के लेकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से कई जानकार इसे गारंटी की जगह अवसर देने वाली योजना मान रहे हैं। यहीं से रोजगार की गारंटी और अवसर आधारित व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो गई है। सरकार का तर्क है कि इस योजना से गांव में कमाई के रास्ते खुलेंगे, स्थानीय संसाधनों और बाजार से जुड़ा काम बढ़ेगा। हालांकि इसका असली असर तभी सामने आएगा जब ये योजना जमीन पर लागू होगी। इस योजना को मनरेगा के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को ये फिक्र भी है कि रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर ना पड़ जाए, जो बहुत गलत होगा। इस योजना की असली परीक्षा इस बात से होगी कि मजदूरों को कितना काम मिलता है और उन्हें समय पर भुगतान होता है या नहीं है। तमाम विपक्षी दल मनरेगा योजना से
बापू महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर भी बहुत विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने ये विधेयक पास करके ये बता दिया है कि उस विरोध से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। एक और खबर जो हम भारतीयों के लिए थोड़ी सी गंभीर है। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से लंबी दूरी के ट्रेन यात्राओं का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। ये बढ़ोतरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू होगी, जिसमें एसी और नॉन एसी दोनों को शामिल है। रेलवे का कहना है कि बढ़ती लागत और रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम है। नई व्यवस्था के तहत ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना होगा। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी कोच में यात्रा करने वाले के लिए प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि उप शहरी ट्रेन सेवाओं और मासिक सीजन टिकट पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई यात्री नॉन एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे लगभग 10 रुपये ज़्यादा देने होंगे। इस तरह रायपुर से दिल्ली जैसे लंबे रूट की यात्रा अब पहले से महंगी हो जाएगी। रेलवे का मानना है कि इससे आम यात्रियों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ये किराया बढ़ोतरी खास तौर पर लंबी दूरी की यात्राओं पर असर डालेगी। 215 किलोमीटर तक की ऑर्डिनरी क्लास यात्रा का किराया पहले जैसा रहेगा। उपनगरीय ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों और मासिक टिकट धारकों को पूरी की पूरी छूट दी गई है। रेल मंत्रालय का अनुमान है कि इस किराए संशोधन से रेलवे को करीब 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आमदनी होगी, राजस्व मिलेगा। इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने, सुरक्षा नेटवर्क सुधारने, रेलवे नेटवर्क के विस्तार में किया जाएगा। इससे रेलवे की बढ़ती जो परिचालन लागत है उसे संभालने में मदद मिलेगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नेटवर्क के विस्तार, ट्रेनों के सुरक्षित संचालन, सुरक्षा मानकों को बेहतर करने और कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन वजहों से रेलवे पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भले ही प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी कम लगे, लेकिन कुल किराए में फर्क साफ महसूस होगा और लोगों ने इस पर चिंता जताई है। खासकर एसी कोच और बड़े शहरों को जोड़ने वाली प्रमुख ट्रेनों में ये बढ़ोतरी ज़्यादा नजर आएगी। त्योहारों और छुट्टियों के मौसम में इसका असर और ज़्यादा महसूस किया जाएगा और आम लोगों पे जो आर्थिक बोझ है वो बढ़ेगा। रेलवे ने इस किराया बढ़ोतरी को किराया संतुलन का नाम दिया है। रेलवे का मानना है कि इसका मकसद यात्रियों से उचित शुल्क लेकर उन्हें बेहतर सेवा देना है। नेटवर्क क्षमता, ट्रेनों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस कदम को जरूरी और सकारात्मक माना जा रहा है। एक और बड़ी अच्छी खबर, फिल्म होम बाउंड से वैश्विक पहचान बनाने वाले नीरज घेवाण का जन्म बिहार में हुआ। पालन पोषण एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से इन्होंने समाज में मौजूद असमानताओं को बहुत करीब से देखा। लोगों के बीच फर्क, संघर्ष और परेशानियों ने मन पर गहरा असर डाला। आगे चलकर यही अनुभव उनकी सिनेमा सोच की नींव बनी। नीरज घेवाण ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बाद कुछ समय तक कारपोरेट नौकरी की। हालांकि नौकरी सुरक्षित थी, लेकिन उनका मन नहीं लगा। उनका झुकाव हमेशा कुछ रचनात्मक करने की ओर था। आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़ने का बड़ा फैसला लिया और सिनेमा को रास्ता चुना। फिल्मों को समझने के लिए उन्होंने किताबों से ज़्यादा काम सीखने पर ध्यान दिया। वे फिल्म सेट पर काम करते और वहीं कहानी, कैमरा, निर्देशन की बारीकियां समझते। इस अनुभव का असर उनकी फिल्मों में साफ नजर आता है। उनकी फिल्मों की तकनीकी मजबूत और कहानी सजी हुई दिखाई देती है। नीरज घेवाण ने मशहूर निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने अलग तरह के और जमीन से जुड़े सिनेमा को समझा। ये समय उनके लिए सीखने का बहुत अहम दौर रहा। यहीं से उनकी निर्देशन शैली की पहचान बननी शुरू हुई। साल 2015 में आई फिल्म मसान ने नीरज घेवाण को बहुत शानदार और खास पहचान दिलाई। इस फिल्म में जाति, प्यार और समाज के दबाव को बहुत सादगी से दिखाया गया था। फिल्म को देश और विदेश दोनों जगह सराहा गया। कान फिल्म फेस्टिवल मिले पुरस्कार ने उन्हें दुनिया भर में एक अच्छी पहचान दिलाई। नीरज घेवाण का सिनेमा शोर मचाने वाला नहीं होता। उनकी फिल्में चुपचाप दिल तक पहुंचती है, दिमाग तक पहुंचती है। वे आम लोगों की जिंदगी और उनके संघर्ष को सच्चाई के साथ दिखाते हैं। उनकी कहानियां ना तो बनावटी लगती है, न ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाती है। उनकी फिल्मों में संगीत कहानी का हिस्सा होता है। वे स्थानीय संस्कृति और लोक संगीत का इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिल्में ज़्यादा स्वाभाविक लगती हैं।
उनका सिनेमा जमीन से जुड़ा सच्चा होता है। नीरज घेवाण ने यह साबित किया है कि सोचने वाली मतलब की फिल्में भी दर्शकों तक पहुंच सकती है। उन्होंने नई पीढ़ी के फिल्मकारों को हिम्मत दी कि वे अपनी बात बेझिझक कहें। आज के हिंदी सिनेमा में उनका योगदान लंबे समय तक याद रहेगा और होम बाउंड हमें पूरी उम्मीद है कि ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में। हमारी शुभकामनाएं नीरज घेवाण के साथ हैं कि ऑस्कर में उन्हें ज़रूर सफलता मिले और आने वाले दिनों में बहुत बेहतर फिल्में और बनाएं। इजाज़त दीजिए, शकील साजिद।